नमस्कार, जय हिंद। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण में उपयोगी प्रमुख सहायक सामग्री या तत्व। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, टीचिंग एड्स क्या है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि शिक्षण में उपयोग होने वाली सहायक सामग्री कौन-कौन सी है। ठीक है? तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए तरह-तरह की शिक्षण सामग्री आपको मैं दूँगा, जिसकी हेल्प से टीचर पढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक क्लास है, वहाँ पे टीचर को पढ़ाना है बच्चों को, तो वो कौन-कौन सी सहायक सामग्री का इस्तेमाल करेगा। देखिए यहाँ पे आपको मैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन से मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखिए, शिक्षण कौशल को और अधिक प्रभावी यानी गुणवत्ता के साथ उसे दक्ष बनाने के लिए निम्नलिखित दृश्य, श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए कि किसी टीचर को पढ़ाना है बच्चों को, और अच्छे से पढ़ाना है, तो उसे तरह-तरह की, देखिए यहाँ के यहाँ पे सहायक सामग्री होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे वीडियो के ज़रिए। मान लीजिए कि मैं आपको वीडियो के ज़रिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ यहाँ पे वीडियो दिखाई ना दे, ओनली मेरी आवाज़ आए आपको, तो आपको इतना समझ नहीं आएगा जितना आप ये वीडियो देख के समझ रहे हैं। देखिए वीडियो में यहाँ पे नोट्स लिखे हुए हैं, चीज़ें लिखी हुई हैं, अंडरलाइन भी किया हुआ है, यहाँ पे हाइलाइट किया हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप इसे देखकर और मेरी आवाज़ सुनकर आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओनली मेरी आवाज़ ही आए, आपको दिखाई ना दे कुछ भी यहाँ पे, तो आप उतना अच्छे से समझ नहीं सकते। इसलिए ये हमारी एक सहायक सामग्री है, जो हमने पीपीटी के ज़रिए बनाई है, जो हम आपको पेश कर रहे हैं, जिसके ज़रिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यानी कि जो लिखा है वो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी ये क्या होगी, सहायक सामग्री। देखिए, शिक्षण में जो शिक्षक सबसे पहले प्रयोग करते हैं, जो आम प्रयोग होता है, वो है हमारा श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड। तो देखिए, ब्लैक बोर्ड को हिंदी में कहते हैं श्यामपट्ट, और श्यामपट्ट को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक बोर्ड। देखिए, ये ऐसा ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है, आपने देखा होगा स्कूलों में, कॉलेज में ऐसे ब्लैक बोर्ड लगा होता है। कई ग्रीन बोर्ड भी होते हैं, आजकल वाइट बोर्ड भी आ चुके हैं, और स्मार्ट बोर्ड भी आ चुके हैं। लेकिन ये जो परंपरागत तरीका है, ये है ब्लैक बोर्ड का, जहाँ पे चौक के सहारे लिखा जाता है। जब आप स्कूल में पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि आपको टीचर इसी से पढ़ाते हैं। ठीक है? देखिए, श्यामपट्ट का आविष्कार जेम्स विलियम नामक एक शिक्षा शास्त्री ने किया था। किसने किया था? जेम्स विलियम। ठीक है, जेम्स विलियम। श्यामपट्ट का आविष्कार कक्षा शिक्षण की दिशा में एक क्रांति के समान थी। देखिए, एक बहुत बड़ी क्रांति थी। देखिए, जैसे आजकल चीज़ों का आविष्कार होता है ना, जैसे मान लीजिए अभी स्मार्ट बोर्ड का आविष्कार जैसे हुआ है, वहाँ पे क्या है कि आपको सब कुछ डिजिटल तौर पे पढ़ाया जाता है। आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखे होंगे, है ना? वहाँ पे क्या है कि स्मार्ट बोर्ड है। अब देखिए, उसका आविष्कार हुआ, पहले नहीं था, है ना? पहले ब्लैक बोर्ड था, फिर ग्रीन बोर्ड भी आया, फिर वाइट बोर्ड भी आया, जिसे मार्कर से लिखा जाता है ना? तो धीरे-धीरे क्या क्या है, शुरुआत किससे हुई है? श्यामपट्ट से, यानी कि ब्लैक बोर्ड से। अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, टीचर को आसान हो गया, टीचर को बहुत काम आसान हो गया। इसके माध्यम से देखिए क्या हुआ, इसके माध्यम से विद्यार्थियों को चित्रों, ग्राफ आदि बनाकर शिक्षित किया जाना संभव हुआ। यानी कि देखिए, जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था, ग्राफ बना दिए जाते थे, चित्र बनाए जाते थे, कि ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें। इसके उपयोग से विद्यार्थी किसी भी सिद्धांत या अवधारणा का चित्रमय रूप देख पाते हैं, जो ज़्यादा स्थायी होता है। तो देखिए, यहाँ पे टीचर को क्या है कि जैसे मान लीजिए मैथ्स के क्वेश्चन करवाने हैं, साइंस का कुछ करवाना है, तो वहाँ पे वो डायग्राम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, और उसकी सहायता से स्टूडेंट को समझाते हैं, जिससे स्टूडेंट अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये किस पे हुआ? ब्लैक बोर्ड पे। तो ये क्या है? ये सबसे बढ़िया चीज़ है, जो कि क्रांतिकारी जो चीज़ थी, क्रांति के समान थी। तो जिससे क्या है, टीचरों का काम भी आसान हो गया और विद्यार्थियों को समझने में भी आसानी होगी। देखिए, श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड का उपयोग कहाँ पे होता है, कैसे होता है? देखिए, क्यों करते हैं? देखिए, श्यामपट्ट का उपयोग विशिष्ट व कठिन शब्दों को स्पष्ट करने में। अब देखिए, मान लीजिए कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो विशिष्ट है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि बहुत जैसे मुश्किल शब्द हैं, है ना? हम श्यामपट्ट का ही ले लो, कि कुछ किसी को पूछे बताइए कि श्यामपट्ट की स्पेलिंग क्या है, तो यहाँ पे टीचर लिख के बताएगा कि ये स्पेलिंग है। तो विशिष्ट शब्द या कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए क्या है, श्यामपट्ट का उपयोग होता है। अब देखिए, क्लास में जब आपको टीचर पढ़ाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो बुक में लिखा है वो सारा ही एज इट इज़ वहाँ पे कॉपी करके लिख दे, है ना? ऐसा नहीं है। जो कठिन चीज़ है, विशिष्ट चीज़ है, या जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो वहाँ पे लिखते हैं, कि ताकि आप उसे नोट कर पाएँ। पाठ की रूपरेखा व सारांश लिखने के लिए, यानी कि देखिए,
पाठ की रूपरेखा क्या है ना, पाठ की समरी क्या है वो लिखना। जैसे मान लीजिए 5 पेज का लेसन है, उसे एक पैराग्राफ में कैसे दर्शाना है वो लिखा जाता है, सारांश लिखा जाता है कि आपने एंड में क्या सीखा वो चीज़। और विषय के मुख्य बिंदु को आपस में जोड़ने के लिए, देखिए जो विषय के मुख्य बिंदु होते हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करके उन्हें आपस में जोड़कर पढ़ाया जाता है। मुख्य निर्देश और आदेश लिखने के लिए, देखिए जो मुख्य निर्देश होते हैं किसी पाठ में, मुख्य निर्देश के लिए या जो आदेश है, जैसे मान लीजिए होता है ना, स्कूल में आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा होता है कि कल छुट्टी है, तो ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं ना, पता चल जाता है स्टूडेंट को, है ना ये चीज़। तो आदेश लिखा जाता है, कोई मुख्य आदेश हो, कोई मुख्य निर्देश है वो लिख सकते हैं इसके ऊपर। और चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, ग्राम या ग्राफ इत्यादि के प्रस्तुतिकरण के लिए, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ आएगा या ग्राम लिखा है, ग्राफ आदि के प्रस्तुतिकरण के लिए यहाँ पे चित्र बनाई जाती है, रेखा चित्र बन सकते हैं, मानचित्र, ग्राफ आदि यहाँ पे बना सकते हैं। पाई चार्ट, वेन डायग्राम, ठीक है, पिक्टोग्राफिकल प्रस्तुति के लिए ये यूज़ होता है। विषय वस्तु को क्रमबद्धता के लिखने के लिए, ठीक है, जो विषय वस्तु है उसे क्रमबद्ध तरीके से, जैसे पॉइंट वाइज लिखना होता है ना, 1 2 से लेकर 10 तक है, ऐसे कुछ भी इसके लिए उपयोग होता है। कुशल शिक्षण और अध्यापन की गुणवत्ता के सुधार के लिए, देखिए कुशल शिक्षण यानी कि देखिए अगर शिक्षक को बढ़िया बनाना है, शिक्षण को, है ना, शिक्षण को बढ़िया बनाने के लिए, एक अच्छे शिक्षण के लिए और अध्यापक की गुणवत्ता में सुधार के लिए, जैसे मान लीजिए कि टीचर कोई आपको मैथ्स के क्वेश्चन करवा रहा है या कोई साइंस का आपको विज्ञान का कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, उसमें डायग्राम है ना, तो आपको वो डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाएंगे, फिर उसके अनुसार आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ होगी, तो उसे आप जल्दी समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपको वो मूंज बानी ऐसे ही बोल दे तो आपको इतना समझ में नहीं आता। तो इसलिए कुशल शिक्षण और अध्यापन की गुणवत्ता को सुधार के लिए क्या है, ब्लैक बोर्ड का उपयोग होता है। सो देखिए आजकल स्मार्ट बोर्ड भी आ चुके हैं। स्मार्ट बोर्ड में क्या है कि जैसे जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, टीचर को ब्लैक बोर्ड पे दिखे लिखना पड़ता है, लेकिन स्मार्ट बोर्ड पे क्या है, सब कुछ लिखा लगाया होता है। तो ये है श्याम पट्ट का उपयोग। सो नेक्स्ट देखिए प्रत्यक्ष वस्तुएं। आपको मैं वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि जो शिक्षण में उपयोग होती हैं। प्रत्यक्ष वस्तुएं क्या, देखिए वे वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है, जो आपके सामने रखी जाती हैं स्कूलों में। देखिए वे वस्तुएं जिन्हें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें प्रत्यक्ष वस्तुएं कहते हैं। यानी कि देखिए जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे क्या है, बच्चों के सामने चीज़ रखी जाती है जिसे वो देख सकते हैं। जैसे वो कह दे कि बता, जैसे ड्राइंग की क्लास है, वो कह दे उनके सामने कोई किताब रख दी जाए तो वो कहेंगे कि आप किताब को देख के किताब की फ़ोटो बनाइए, है ना, तो वो क्या है, वो प्रत्यक्ष वस्तु है किताब। सो इन्हें वास्तविक वस्तुओं के नाम से भी जाना जाता है। देखिए या तो इन्हें प्रत्यक्ष वस्तुएं कह सकते हैं या इन्हें वास्तविक वस्तुएं भी कहा जाता है। ये वस्तुएं शिक्षण को अधिक प्रभावी एवं रोचक बनाती है। शिक्षण की प्रक्रिया में यह अत्यंत सहायक होती है। विद्यार्थी को पर्यटन के लिए ले जाना भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थियों को, जैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थियों को जैसे विज्ञान में होता है कि जैसे किसी खास जगह पे लेके आया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं बताता हूँ, जो हिस्ट्री की क्लास है ना, हिस्ट्री में पढ़ा दिया कि लाल किला दिल्ली में है ना, और ताजमहल कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो ताजमहल है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में है लाल किला। सो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने पहले बुक में पढ़ा था, किताब में पढ़ा था, लेकिन अगर उनको पर्यटन करवाया जाए, अगर उनको लाल किला दिखाया जाए, फिर उनको ताजमहल दिखाया जाए, है ना, तो आगरे में जो ताजमहल है वो उनको दिखाया जाए, तो उससे क्या है कि वो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो उनको लगेगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था और ये हमने देखा है। आपने भी देखिए कभी आपने पढ़ा होगा और आपने वही चीज़ पे सेम गए होंगे। अगर आपको पर्यटन के लिए स्कूल से भी लेके गए होंगे तो वो भी प्रत्यक्ष वस्तु है आपके सीखने के लिए, ठीक है। सो देखिए कई बार शिक्षक कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, मिट्टी, लकड़ी या थर्माकोल पर किसी भी वस्तु का मॉडल बनाकर भी विद्यार्थियों को दिखाते हैं। देखिए जैसे स्कूल में होता है ना, कॉलेज में होता है, जैसे कोई कार्डबोर्ड है, कोई प्लास्टिक है, मिट्टी, लकड़ी, थर्माकोल का कुछ भी मॉडल बनाया जाता है, बच्चों को दिखाया जाता है वो मॉडल, है ना, तो उनसे समझाया जाता है। तो उससे क्या है, इनका जो ज्ञान है जो स्टूडेंट का वो ज़्यादा स्थायी बनता है। एक तो आप चीज़ बुक में पढ़ते हैं, किताब में पढ़ते हैं, एक चीज़ आप सामने प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, आपको वो ज़्यादा समझ में आती है। जैसे देखिए सिक्कों का संग्रह है, डाक टिकट संग्रह है, पक्षियों के पंख या नाखूनों का संग्रह है, और विभिन्न प्रकार के फल हैं, फूल हैं, घोंसले के नमूने हैं और पौधे हैं, जीव जंतु आदि को इनके अंतर्गत रखा जाता है।
ठीक है। यानी कि देखिए प्रत्यक्ष वस्तु में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी ही चीज़ें इनके अंडर आती हैं, ये वाली चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें इनके अंडर आती हैं। आपको मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए कि जो सिक्कों का संग्रह है, डाक टिकट है या विभिन्न प्रकार के फल फूल घोंसले हैं, ये किस प्रकार की वस्तुएं हैं, ये प्रत्यक्ष वस्तु के अंदर आती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है स्लाइड्स। देखिए सूक्ष्म जीवों का अध्ययन के लिए स्लाइडर का उपयोग किया जाता है। ना देखिए सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें क्या है लेंस के जरिए देखा जाता है। इन सूक्ष्म जीवों को कांच की स्लाइड पर रखकर फिर इन्हें सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। आपने देखा होगा, देखिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जैसे देखिए सूक्ष्म होते हैं बहुत छोटे, ऐसे जीव जो हमें दिखाई नहीं देते। तो देखिए इनको देखने के लिए क्या है कि हमें जीवों को देखने के लिए क्या है कि कांच की स्लाइड पर रख कर देखते हैं। कांच की स्लाइड मान ली रखी है, फिर उसे हम देखिए सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। तो फोटोग्राफिक स्लाइड को फोटोग्राफिक प्लेट से तैयार किया जाता है। देखिए जो फोटोग्राफिक स्लाइड है उसे फोटोग्राफिक प्लेट से तैयार किया जाता है। इनके प्रदर्शन के लिए देखिए स्लाइडर प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये स्लाइड प्राय 35 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर के आकार की होती है। तो देखिए यहाँ पे स्लाइड का उपयोग कब किया जाता है, जब आपको सूक्ष्म जीवों को देखना है, जब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम चीज़ों को देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है प्रतिमान यानी कि मॉडल। जब किसी चीज़ को आकार या किसी अन्य कारण से कक्षा में नहीं लाया जा सकता, तब प्रतिमान या मॉडल का उपयोग किया जाता है। मॉडल उस वस्तु की हूबहू नकल होती है जिसे देखकर विद्यार्थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सो देखिए मान लीजिए कि अ, होता है एक स्कूल में कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको ताजमहल जो है ना, इसकी एग्जांपल लेते हैं। ताजमहल है, अब देखिए ताजमहल तो ऐसे तो है नहीं है कि उठा के स्कूल में लेके आए है ना, दिखाएं। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे आपका चक्कर ना लगे, स्कूल आपको वहाँ पे ताजमहल दिखाने ना लेके जाएं, लेकिन आपको ताजमहल का मॉडल दिखा दिया जाए, मॉडल बना के आपके सामने पेश किया जाए, इससे क्या होगा, आपको आप पर्यटन भी नहीं होगा और आपको ताजमहल का सेम वैसा ही डिट्टो मॉडल दिखाया जाएगा कि क्या क्या चीज़ होती है, कैसे कैसी होती है, तो आप उसे अच्छे से समझ पाते हैं। इनकी जो चीज़ दूर है, जिसके पास हम जा नहीं सकते या टाइम बहुत लगेगा, तो इसलिए क्या है मॉडल तैयार किया जाता है, तो सेम वो चीज़ सेम हूबहू ऐसा ही मॉडल आपको दिखाया जाता है, तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है चार्ट, ग्राफ, ग्लोब, रेखा चित्र, ठीक है। सो देखिए कई बार किसी सिद्धांत, अवधारणा या अन्य चीज़ों को विद्यार्थियों को चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, ग्लोब एवं रेखा चित्र के माध्यम से भी समझाया जाता है। इनके उपयोग से विद्यार्थियों को जानकारी या ज्ञान देना काफ़ी आसान बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कई बार देखिए ऐसे सिद्धांत होते हैं हर एक सब्जेक्ट में जिनको देखिए वैसे समझा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे भूगोल का सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, भूगोल है, वहाँ पे देखिए अगर आपको चित्र के जरिए दिखाना है, जैसे देखिए यहाँ पे चित्र बनाया गया, जैसे यहाँ पे देखिए भारत का नक्शा बनाया गया है, आपको दिखाना है कि भारत का नक्शा ये हमारा दिल्ली कहाँ पे है, पंजाब कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, बंगाल कहाँ पे है, तमिलनाडु कहाँ पे है, तो आपको दिखाया जाएगा कि नॉर्थ साउथ है ना, ईस्ट वेस्ट कहाँ पे है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ पे है। तो आपको किसकी सहायता समझाया जाएगा, आपको वो मानचित्र की सहायता से समझाया जाएगा, ठीक है। ग्लोब जो होता है मानचित्र होता है, और देखिए ज्योग्राफी जो है ना भूगोल सब्जेक्ट, इसमें इसी का प्रयोग ज़्यादा होता है। सो इनके माध्यम से समझाया जाता है बच्चों को, जिससे क्या है जानकारी देना आसान है। सो चार्ट के देखिए प्रकार क्या है। सो देखिए ग्राफिक चार्ट सांख्यिकी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण हेतु, देखिए जो चार्ट का प्रकार है, जैसे मान लीजिए ग्राफिक चार्ट है, ग्राफ बना होता है जिसके ऊपर, वहाँ पे क्या है सांख्यिक आंकड़े हैं, ठीक है। ग्राफिक चार्ट होता है ना, ग्राफ बना होता है ना। तो वहाँ पे क्या है कि सांख्यिकी आंकड़े हैं कि जो देखिए जो गणित के आंकड़े होते हैं, जब जैसे मैथ की जैसे संख्या, जैसे 1 से लेकर 5, जैसे बताइए कि इस फैक्ट्री में 100 मजदूर काम करते हैं, उसका वेतन 5,000 है, 8,000 है, तो ऐसे ऐसे करके 2021 में 5,000 था, 2022 में 10,000 हो गया, है ना। तो ऐसे करके वहाँ पे आपको दिखाया जाता है, वो क्या है सांख्यिकी आंकड़े हैं। तो हो गया ग्राफिक चार्ट हो गया जिसमें आंकड़े लिखे जाते हैं। उसके बाद देखिए समय चार्ट ऐतिहासिक तिथियों तथा कार्यक्रम निर्धारण हेतु एक होता है समय चार्ट, ठीक है, जहाँ पे होता है ना लिखा कि यहाँ पे ऐतिहासिक तिथि ये है, कार्यक्रम ये है, जैसे लिखा जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई, कब हुई, ये लिखा जाता है ना ऊपर करके ऐसे करके, एक वो चार्ट होता है। एक होता है तालिका चार्ट, किसी घटना या प्रक्रिया आदि के पदों को
क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने हेतु, ठीक है। यानी कि देखिए तालिका चार्ट क्या है कि किसी जो घटना है या कोई प्रक्रिया है उसके पदों क्या है क्रमबद्ध ढंग से लिखना, है ना। हम कहते हैं ना कि ये राजवंश है, यहाँ पे पहले ये राजा है, फिर उसके बाद ये राजा है, फिर उसके बाद ये राजा है, सबके यहाँ पे क्या है जन्म तिथि उनका शासनकाल वहाँ पे लिखा होता है, वो तालिका चार्ट होता है। एक होता है चित्र चार्ट, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं या अन्य प्रकार के चित्रों को प्रस्तुत करने हेतु, यानी कि देखिए चित्र चार्ट क्या है, विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उनको या अन्य प्रकार के चित्रों को प्रस्तुत करने हेतु। देखिए जैसे होता है ना एक चार्ट होता है जिसके ऊपर जीव जंतुओं की फ़ोटो बनी होती है, जैसे शेर की होगी, हाथी की होगी, है ना, वहाँ पे फ़ोटो बनी होती है, तो उसके नीचे उनके बारे में लिखा होता है ना, वैसे करके एक वो चार्ट होते हैं। सो नेक्स्ट देखिए फिल्म या फिल्म स्ट्रिप। तो देखिए फिल्म स्ट्रिप ऐसी होती है, आपने देखा होगा ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं यहाँ पे। ये शिक्षण के ऐसे साधन या युक्तियाँ हैं जिससे विद्यार्थियों को ज्ञान तो मिलता है, साथ ही उनका मनोरंजन भी होता है। सो इनके उपयोग से विद्यार्थियों को पाठ पुस्तकों को अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। देखिए फिल्म स्ट्रिप क्या है, यहाँ पे देखिए ये ऐसे साधन युक्तियाँ हैं, विद्यार्थियों को यहाँ पे देखिए आसानी से नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, साथ में उनका मनोरंजन भी होता है। यहाँ पे क्या है कि उनको पाठ्य पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि विद्यार्थियों को अगर कोई फिल्म दिखाई जाए, जैसे मान लीजिए भगत सिंह के ऊपर फिल्म दिखा दी जाए, अब वो किताब लेके थोड़ी जाएंगे वहाँ पे थिएटर में। अगर उन्होंने फिल्म देख ली तो उनको भगत सिंह का पूरा ही जीवन पता चल जाएगा, उनको ज्ञान भी मिलेगा और उनको साथ में वो चीज़ समझ में भी आसानी से आ जाएगी, उनका मनोरंजन भी होगा। सो ये होती है फिल्म स्ट्रिप। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे चित्र बना के इसलिए दिखाया कि ताकि आप उसे आसानी से समझ पाएँ। सो देखिए नेक्स्ट है हमारा दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला, यानी कि ऑडियो विजुअल लैब। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, टीचर है और यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं, और देखिए यहाँ पे एक स्क्रीन बनी हुई है, वाइट पर्दा यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों को दिखाया जा रहा है, यहाँ पे बच्चों को क्या है वीडियो दिखाई जा रही है, जिसमें बच्चे वीडियो को देख भी रहे हैं और साथ में सुन भी रहे हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद प्रशिक्षण परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला का निर्माण किया जाना आवश्यक है। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए NCTE ने कहा है कि आपको होते ना जैसे काउंसिल होती है इनकी बनी हुई, है ना। सो राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षण जो परिषद बना है, उन्होंने कहा है कि हर एक जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है, वहाँ पे इनका देखिए प्रयोग होना ज़रूरी है, इनका निर्माण आवश्यक है। हर एक जगह जगह में क्या है कि आपके पास हर एक कोचिंग होते हैं ना, स्कूल होते हैं, वहाँ पे उनके पास क्या है प्रोजेक्टर होना चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए, है ना, कि ताकि बच्चों को आसानी से समझाया जा सके। क्योंकि देखिए आजकल जो स्टडी है वो डिजिटल हो चुकी है, तो उसके लिए उनको ये करवाना आवश्यक है। इसके अभाव से मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती। इस प्रयोगशाला में दृश्य श्रव्य सामग्री को व्यवस्थित ढंग से सजाया जाता है। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्री होती है ना, बच्चों को व्यवस्थित ढंग से सजाया जाता है, पढ़ाया जाता है। देखिए मान लीजिए कि जैसे बच्चों को कोई चीज़ समझानी है, तो वहाँ पे क्या है स्टार्टिंग से वीडियो दिखाई जाती है, कोई स्टोरी बना के दिखाई जाती है कि ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे इसके साथ ही देखिए प्रयोगशाला में क्या क्या इसके निम्न उपकरणों का होना भी आवश्यक है, ठीक है। जैसे देखिए दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला है, उसके उपकरण क्या क्या हैं। जैसे देखिए सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रो प्रोजेक्टर है, और रेडियो ट्रांजिस्टर है, टेप रिकॉर्डर है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ठीक है, और मैजिक लालटेन है, एपीडियो डायस्कोप है, कंप्यूटर है, फिल्म स्ट्रिप्स है, फिल्म प्रोजेक्टर है, शिक्षण मशीन है, टेलीविज़न है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये इसके उपकरण है दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला के। यहाँ पे आप देखिए चीज़ें देख भी सकते हैं और यहाँ पे समझ भी सकते हैं। सो ये है दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला। नेक्स्ट है देखिए हमारा टेलीविज़न एवं वीडियो, ठीक है, टेलीविज़न एवं वीडियो। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले ऐसे टेलीविज़न होते जब नए आए थे, लेकिन आजकल ऐसे टेलीविज़न हो चुके हैं LED शेप में। टेलीविज़न एक्चुअली यही होता है, ये आजकल क्या है ये LED आ चुकी हैं। तो है दोनों सेम चीज़ है, समय के अकॉर्डिंग क्या है चीज़ों को बदला है, बात वही है। तो देखिए
टेलीविज़न एवं वीडियो को भी शिक्षण का एक प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। टेलीविज़न में कई शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसार होता है जिन्हें देखकर विद्यार्थी कई प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको पता है एक नाम है स्वयं प्रभा का, जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है स्वयं प्रभा। उसके क्या है 34 चैनल है, 34 चैनल हैं, वो आप यहाँ पे टेलीविज़न में अपने देख सकते हैं। वहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपने कोई कोर्स करना है तो आप वो कोर्स में एनरोल करिए और जो आपके अकॉर्डिंग जो देखिए आपको चैनल जो आपका होगा जो आपके कोर्स का, आप दिन भर उसमें स्टडी कर सकते हैं, है ना। वो फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या है, वहाँ पे आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं, इसलिए टेलीविज़न क्या है ज़रूरी है। ठीक है, आप अपना टीवी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे देखिए स्वयं प्रभा के लेक्चर आपको बनेंगे। 34 चैनल है टोटल। उसके बाद देखिए क्या है, कई शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। कई ऐसे कार्यक्रम जैसे कृषि दर्शन हो गया, है ना, बहुत सारे ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको कृषि के बारे में सिखाया जाता है। सो ये क्या है, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं आप इससे। आज तो कई ऐसी लर्निंग साइट्स बन गई हैं जो केवल शिक्षण से ही संबंधित हैं। वीडियो का भी उपयोग विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होता है। देखिए बहुत सारी आजकल लर्निंग साइट्स हैं जहाँ पे क्या है कि शिक्षण से संबंधित है। तो बहुत सारी वीडियो है जो स्टूडेंट के लिए लाभदायक है। जैसे देखिए आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये लाभदायक है बहुत ज़्यादा। तो आप इसे आसानी से देख के समझ सकते हैं। अगर आप किसी बुक से पढ़ते हैं तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप वीडियो के ज़रिए देखेंगे आपको उतना ही जल्दी होगा, उतना ही क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए सामान्यतः टेलीविज़न के उपयोग के निम्न लाभ होते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि आप टेलीविज़न देखते हैं तो उनके निम्न लाभ क्या हैं। तो देखिए मान लीजिए आप कोई न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारे देश विदेश में ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, विषय विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों की नई खोजों से संबंधित पाठ्य सामग्री को देश विदेश में भेजा जा सकता है। देखिए जो विषय विशेषज्ञ हैं, है ना, जो वैज्ञानिक हैं, जो उनकी नई नई खोजें हैं, तो उनसे जो पाठ्य सामग्री है उनको देश विदेश में भेजा जा सकता है कि भारत ने ये आविष्कार किया, उस देश में ये आविष्कार हुआ। और देखिए इससे के माध्यम से जैसे होता है ना, न्यूज़ चैनल न्यूज़ में दिखाया जाता है ना कि भारत ने आज ये चीज़ कर लिया। देखिए वही चीज़ बाहर बैठे भी देख सकते हैं लोग। अगर देश विदेश में कुछ नई चीज़ आती है तो उसे हम इंडिया में बैठे देख सकते हैं। तो क्या है कि टेलीविज़न के जरिए हम उसे देख सकते हैं। इसके माध्यम से ज्ञान या जानकारी प्राप्त करने की लागत काफ़ी कम होती है। देखिए अगर आप टीवी चलाते हैं, अगर आप उससे कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, तो उसकी लागत काफ़ी कम है। बिजली कम खर्च होती है। अगर आपका कोई केबल या डिश टीवी कनेक्शन है तो आप उससे भी आपका कम ही लागत आती है। इसमें मनोरंजक, खेल-कूद एवं सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में विकास में सहायता मिलती है। देखिए यहाँ पे क्या है, मनोरंजक चीज़ें भी आती हैं, खेल कूद भी इसमें आता है, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी प्रसारण होता है, जिसे हर वर्ग के व्यक्ति देख सकते हैं। उनका साथ में क्या है, व्यक्तित्व का विकास भी होता है, साथ में मनोरंजन भी होता है। विद्यार्थियों में देखिए ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक जन जागरूकता पैदा करने में सहायक है। देखिए ये उनको पता चलेगा हमारे देश में राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, हमारे देश किस स्थिति में है, सब कुछ उनको यहाँ से पता चलता है। दुनिया भर की शैक्षिक कार्यक्रमों एवं अभिनव प्रयोगों के बारे में विद्यार्थियों को बताया जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, दुनिया भर के जितने शैक्षिक कार्यक्रम हैं, जितने अभिनव जो प्रयोग है, सब कुछ इसके जरिए बता सकते हैं। देश के दूर दराज के क्षेत्र के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार का ज्ञान एवं जानकारी प्रदान की जा सकती है। प्रमुख सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को क्षेत्रीय, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण संभव है। अब देखिए जैसे आप देख सकते हैं कि जो अमेरिका का चैनल है ना, वायाकॉम 18 जो है अमेरिका की कंपनी है, वहाँ पे कलर्स चैनल है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अमेरिका के हैं, लेकिन उन्हें दिखाया जाता है यहाँ पे इंडिया में। आप देखिए कलर के स्पेलिंग क्या है, COLOUR होते हैं ना, लेकिन जब आप कलर टीवी देखेंगे वहाँ पे COLORS होता है, यानी कि यू नहीं होता, क्योंकि वो अमेरिकन इंग्लिश है, वो भी सही है, और ये है इंग्लैंड की इंग्लिश, ये भी सही है। तो क्या है, ये अमेरिका का चैनल है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी कार्यक्रम आते हैं, है ना, तो बाहर बैठे भी आप देख सकते हैं, यहाँ इंडिया में भी देख सकते हैं, बस टाइमिंग का वहाँ पे फ़र्क होता है। तो किसकी वजह से पॉसिबल है, टीवी की वजह से। सो देखिए नेक्स्ट है कंप्यूटर। सो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर। देखिए वर्तमान समय में शिक्षा जगत में कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य बन गया है। अब देखिए जब से कोरोना आया है तब से क्या है कि जो स्कूलों की, कॉलेजों की जो पढ़ाई है वो भी ऑनलाइन हो गई है। सबको कंप्यूटर, लैपटॉप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी
कर दिया गया था, है ना। तो आप देखिए जो भी आपके लेक्चर थे वो टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ाते थे आके, तो उसके लिए मान लीजिए जिसके पास कंप्यूटर था ही नहीं, उसकी स्टडी में काफ़ी बाधा आ गई। जिसके पास कंप्यूटर था, लैपटॉप था, वो आसानी से कर पाए। तो वर्तमान समय में क्या है कि कोरोना की वजह से हमें ये पता चल गया कि कंप्यूटर की कितनी ज़्यादा अहमियत है। उसके अलावा देखिए कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि हर एक जगह में, हर एक फील्ड में कंप्यूटर अनिवार्य है। जब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं, वो भी आप कंप्यूटर के पास बैठकर ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं। वो किसकी मदद से देते हैं? कंप्यूटर की सहायता से। देखिए इसने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति कर दी है। इसकी सहायता से ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया का कार्य संभव बन पाया है। देखिए ऑनलाइन जो शिक्षण होती है वो भी कंप्यूटर की सहायता से है। कंप्यूटर की सहायता से ज्ञान का क्षेत्र एवं शिक्षक वैश्विक हो गया है। अर्थात आज हम कंप्यूटर की सहायता से विश्व के किसी भी भाग में विद्यमान यहाँ उपलब्ध सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए कंप्यूटर के माध्यम से क्या है, जैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो देश विदेश में सारी जानकारी आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। आप घर बैठे बैठे पूरे देश विदेश का, पूरी दुनिया का हाल जान सकते हैं कि क्या चीज़ है। इसने ईमेल का एवं इंटरनेट के संचालन को संभव बनाया। देखिए ईमेल है, ईमेल देखिए पहले ज़माने में क्या है, चिट्ठियाँ जो होती थी डाकिये बहुत देर से पहुंचाते थे, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल लग जाते थे, है ना, ऐसे करके। लेकिन ईमेल क्या है कि आपको एक ईमेल एड्रेस पे आपको जो चीज़ भेजनी है आप ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। पहले जो चीज़ें आप पोस्ट के जरिए भेजते थे, डाक के जरिए भेजते थे, वही सेम चीज़ आप आजकल ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। वो कुछ सेकंड में पहुंच जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, पहले क्या है डाक के जरिए क्या है आप अपना सब कुछ बायोडाटा भेजते थे, लेकिन वो तब तक पहुंचता था जब तक जॉब किसी और को मिल जाती थी। लेकिन आजकल क्या है कि आपको अप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन ईमेल पे उनको भेज सकते हैं, तो ऑनलाइन ही उनको मिल जाएगी। अगर आपको किसी कॉलेज में पीएचडी में एडमिशन लेना है या किसी और जगह पे एडमिशन लेना है तो आप ऑनलाइन फॉर्म उनका भर के एडमिशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो किसकी वजह से पॉसिबल है? कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल है। तो इंटरनेट का संचालन भी यहाँ पे संभव हो गया। तो देखिए इंटरनेट को ज्ञान का खजाना कहा जा सकता है। आप इंटरनेट का उपयोग करके किसी भी क्षेत्र की, किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इंटरनेट है, आजकल इंटरनेट के बिना मुश्किल है। जैसे हमारी जैसे 3 ज़रूरतें थी ना, रोटी, कपड़ा और मकान, आजकल इंटरनेट ज़रूरी हो गया साथ में, है ना। तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए इसी से हम ज़माने के साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। तो लास्ट है यहाँ पे शिक्षण मशीन, टीचिंग मशीन। सो देखिए यह एक ऐसी यांत्रिक विद्युत शक्ति युक्ति है जो शिक्षण प्रकरण को पूर्व निश्चित क्रम से प्रस्तुत करती है। इसके आविष्कार इसके आविष्कारक विश्व प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर एस.एल. प्रेसी थे। शिक्षण के कार्यों में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग डॉक्टर बी.एफ. स्किलर ने किया। इस मशीन का संचालन विद्यार्थी स्वयं करते हैं। देखिए ये वाली मशीन है शिक्षण मशीन, ठीक है। इस मशीन द्वारा विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है तथा तुरंत ही फीडबैक प्रदान किया जाता है। देखिए यहाँ पे शिक्षण मशीन क्या है कि मान लीजिए ये ऐसे मशीन है कि जिसका प्रयोग विद्यार्थी ही करते हैं। मान लीजिए उनको कोई डाउट हो, जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थी ने कोई प्रश्न पूछा, तो ये मशीन जो है उसका उत्तर देगी, तुरंत उसका फीडबैक देगी। तो इस मशीन द्वारा क्या है, विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं, फीडबैक भी, प्रतिपुष्टि भी तुरंत आती है। शिक्षण मशीनें देखिए 2 प्रकार की होती हैं, संरचित या पूर्व रचित उत्तरयुक्त मशीन, एक होती है बहुचयन मशीन। एक होती है वो मशीन जिसमें मान लीजिए स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसका उत्तर पहले ही निर्धारित होता है तो उनको वो मिल जाता है ना। एक होती है बहुचयन मशीन, जहाँ पे आपको क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एटीएम के एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। वहाँ पे अपना एटीएम कार्ड डाला, वहाँ पे आपके सामने ऑप्शन बनी आ जाती है कि आपको बैलेंस चेक करना है, आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, आपको पैसे निकलवाने हैं। तो वो वहाँ पे क्या है, पूर्व संरचित है वहाँ पे, है ना। वहाँ पे आप अगर आप बटन दबाएंगे बैलेंस के ऊपर तो तुरंत ही आपको उसका फीडबैक मिलेगा। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। सो ग्लाइडर डिस्क मशीन है, टाइपराइटर मशीन है, दृश्य श्रव्य मशीन है। ये क्या है, ये सारे ही शिक्षण मशीन के प्रकार हैं। देखिए टाइपराइटर भी है, वो भी शिक्षण मशीन का प्रकार है, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर कुछ टाइप करेंगे, अपना नाम टाइप करेंगे, वो डायरेक्ट वहाँ पे टाइप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये शिक्षण के सहायक होती हैं, ठीक है। शिक्षण में जो सहायक
हैं, ये सारे उपकरण हैं, ये प्रमुख सहायक सामग्री है शिक्षण में, जो आपके शिक्षण में हमेशा काम आती है। सो देखिए, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप ऐसे एक बार अच्छे से ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपको लेक्चर में कुछ आपको लगता है कि कुछ पॉइंट समझ नहीं आया, अब उसे फिर से एक बार आप उसे समझने की कोशिश करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।